प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं जैविक खेती के बारे में आप सबको बताता आ रहा हूं कि मैं पिछले 20 साल से जैविक खेती पे रिसर्च कर रहा हूं। और यहाँ हमने जो हमारा रिसर्च एरिया है, अगर ये देखें कि पूरा लगभग 2 हेक्टेयर में है ये पूरा रिसर्च एरिया। हम यहाँ बासमती राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। बासमती राइस के बाद हम 4 क्रॉप्स और लेते हैं। बासमती राइस के बाद गेहूं लेते हैं, फिर हम पोटैटो लेते हैं, मस्टर्ड लेते हैं और इसके बाद हम वेजिटेबल पे लेते हैं। इन चारों जो क्रॉपिंग सिस्टम है, हम इसको ऑर्गेनिक, इंटीग्रेटेड और इनऑर्गेनिक में हम इसको कंपेरिजन करते हैं कि किस तरह से एक दूसरे में किस तरह से चेंजेज आते हैं, क्या चेंजेज आते हैं मिट्टी में और क्या चेंजेज आते हैं उत्पादन में, उत्पादकता में, क्वालिटी में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले ध्यान देने की बात ये होती है कि जब आप रबी की फसल लगा रहे हों तो रबी की फसल में चाहे वो गेहूं हो, चाहे पोटैटो हो, चाहे मस्टर्ड हो, चाहे वेजिटेबल पी हो, जो खाद है, खाद अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद लेनी चाहिए। क्योंकि अगर सड़ी हुई खाद नहीं लेंगे तो ये जो जाड़े की फसलें होते हैं, इसमें उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन, न्यूट्रिएंट रिलीज पैटर्न। मिनरलाइजेशन बोलते हैं, मतलब पोषक तत्व उपलब्ध होना। वो बहुत धीरे धीरे उपलब्ध होता है, चूंकि टेम्परेचर कम होता है इसलिए धीरे धीरे उपलब्ध होता है। तो जो खाद होनी चाहिए ये बिल्कुल सड़ी हुई खाद होनी चाहिए। जैसे कि आप देखें, ये जो हम खाद इस्तेमाल कर रहे हैं ये बिल्कुल सड़ी हुई खाद है। सड़ी हुई खाद को इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं में जो कंपोस्ट है वो 10 टन प्रति हेक्टेयर, 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ हमने जैसे कंपोस्ट को पहले ही खेत में डाल के और जुताई करवा दी है, मिक्सअप करवा दिया है। इसके बाद हम जो वर्मी कंपोस्ट है उसके साथ 5 टन प्रति हेक्टेयर, 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो नालियां हैं, जो कूड़ बनती है जिसमें कि हमें बीज डालना है, उसी में हम इसको कूड़ में ही डाल देते हैं। तो इस तरह से अगर हम ये कूड़ में डाल देंगे तो ये पूरा उसकी उपलब्धता हो जाती है और उसको पोषक तत्व की किसी प्रकार की कमी नहीं होती। इसके साथ साथ जो कंपोस्ट हम बनाते हैं, चाहे हम वर्मी कंपोस्ट हो, उसमें हम ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास पाउडर पहले से ही डाल कर रखते हैं, और जिससे वो कंपोस्ट की गुणवत्ता बढ़ जाती है और फसलों में रोग भी नहीं लगते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देने की बात होती है कि जाड़े की फसल जो भी लें, किसान भाई लोग जैविक फसल जो भी लें, उसमें जो है वो जो कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, वो बिल्कुल, वर्मी कंपोस्ट तो वैसे ही सड़ी हुई होती है, लेकिन जो कंपोस्ट है उसको बहुत ही सड़ा के बढ़िया कंपोस्ट, अगर स्टूडेंट हैं तो वो समझते हैं, वो जानते हैं, जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है, CN रेशियो होता है, वो 10-12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कंपोस्ट का। नहीं तो कंपोस्ट में मिनरलाइजेशन नहीं होता है, न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर गेहूं की फसल ले रहे हों तो उसमें 10 टन कंपोस्ट और 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट कूड़ों में डाल के बुआई करते हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान देते हैं कि जो बीज है, बीज को भी ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से इसको शोधित कर लेते हैं। 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का पाउडर अगर है एक साथ तो 10 ग्राम प्रति किग्रा बीज, अगर अलग अलग है तो 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 5 ग्राम सूडोमोनास। चूंकि हमारे यहाँ पंतनगर में पंत बायो एजेंट 3 के नाम से ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास पाउडर यूज होता है, तो वो उसका मिक्सचर होता है, तो इसलिए हम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसमें देते हैं। और ये जो है रोग नहीं लगने देता और साथ साथ जो पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में सहायक होता है। जब हम पोटैटो क्रॉप जो लेते हैं, आलू की फसल लेते हैं, जिस तरह से मैंने बताया
गेहूं की फसल में, उसी प्रकार से आलू की भी फसल में पोषक तत्व जो है 10 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर या 4 टन कंपोस्ट प्रति एकड़ और 2 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ या 5 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी इसमें डालते हैं। और जिस प्रकार से हमने दिखाया और आपको बताया कि गेहूं की जो बीज है उस बीज को शोधित कर लेते हैं, इसी प्रकार से आलू के भी बीज को शोधित करके ही बुआई करते हैं, जिससे कि इसमें रोग लगने की संभावना कम होती है। किसान भाइयों, जिस तरह से मैंने आपको गेहूं आलू बताया, उसी प्रकार से ये पीली सरसों की हम बुआई लेते हैं, बुआई करते हैं। और बासमती धान के बाद पीली सरसों भी हम लेते हैं। यहाँ पीली सरसों को भी जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का, उसी तरीके से पीली सरसों को भी ट्रीटमेंट करके रखा हुआ है। और इसमें जो पोषक तत्व देते हैं कंपोस्ट, जितना हम गेहूं और पोटैटो में देते हैं, आलू में देते हैं, उतना ही पीली सरसों में भी दिया जाता है। कहने का मतलब 10 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर, 5 टन वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 4 टन कंपोस्ट प्रति एकड़ या 2 टन कंपोस्ट प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसमें मस्टर्ड में भी जो पीली सरसों है, पीली सरसों में भी हम देते हैं इस प्रकार से। और कंपोस्ट को पहले ही खेत में मिला के जुताई कर देते हैं। और वर्मी कंपोस्ट जो है, जिस प्रकार से अभी हमने गेहूं में दिखाया आपको कि कूड़ों में डालते हैं, नालियों में डालते हैं, जिसमें बुआई करना है बीज के, उसी हिसाब से इसमें भी बुआई करते हैं। जो वेजिटेबल पी है, मटर है, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि 4 फसलें हम रबी की फसलें जो ये आपकी जाड़े की फसलें हैं, हम 4 फसलें लेते हैं। गेहूं लेते हैं, आलू लेते हैं, पीली सरसों लेते हैं और मटर लेते हैं। तो मटर में हम जितना आलू या सरसों या गेहूं में डालते हैं, उसका आधा पोषक तत्व इसमें यूज करते हैं। कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से। और जो वर्मी कंपोस्ट है वो 2.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या 1 टन प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें बुआई करते हैं। अब जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। और आप अगर देखें तो ये वेजिटेबल पी का भी बीज जो है, इसको हमने ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास पाउडर से इसको भी हमने ट्रीट कर लिया है और ये ट्रीटेड सीड ही यूज करते हैं। यहाँ एक काम मैं और करता हूँ कि जिस तरह से जब हम वेजिटेबल पी की बुआई यहाँ हम करते हैं तो 4 लाइन वेजिटेबल पी का लेते हैं। 4 लाइन के बाद 1 लाइन जो है हम धनिया के लेते हैं, धनिया की बुआई करते हैं। इससे क्या होता है कि वेजिटेबल पी में कभी अगर सूढ़ियाँ जो लगती हैं, वो सूढ़ियाँ, अगर धनिया हमने बीच में बोया हुआ है 4 लाइन के बाद 1 लाइन धनिया या 2 लाइन भी किसान ले सकते हैं धनिया, क्योंकि धनिया से भी एक अच्छी आमदनी हो जाती है। और जब तक धनिया फूलने को होती है उसके पहले वेजिटेबल पी पूरा टूट जाता है, इसमें से निकल जाता है वेजिटेबल पी। तो 4 लाइन के बाद चाहे 2 लाइन ले लें, चाहे 1 लाइन धनिया के ले लें और धनिया के बीज को भी इसी प्रकार से इसको भी शोधित कर लें। और धनिया जो उसमें पॉट बोरर लगता है वेजिटेबल पी में, वो पॉट बोरर नहीं लगेगा। धनिया जो है ट्रैप का काम करता है, उसमें सारे जो पॉट बोरर्स हैं वो उनके जो कीड़े हैं वो धनिया पे अट्रैक्ट होते हैं, जबकि धनिया को भी कोई नुकसान खास करते नहीं है, लेकिन धनिया पे अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए धनिया जो है वो एक ट्रैप क्रॉप का काम करती है। और अगर बीच बीच में धनिया ले लेंगे तो उसमें धनिया के भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और साथ साथ वेजिटेबल पी का भी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों लोग, अगर आप इस तरह से खेती करें, जैसा कि मैंने बताया आपको कि कंपोस्ट को बढ़िया सड़ा के उसको भी ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से ट्रीट करके, बीज को शोधित करके ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से, और इस तरह से अगर आप फसल लेंगे तो आपको बाद में हम फोटोग्राफ दिखाएंगे, एक बहुत अच्छी फसल जैविक के अंतर्गत इन सारी फसलों को
लिया जा सकता है। आप देखें कि पल्स भी है, ऑयल सीड भी है, कैश क्रॉप भी है, पोटैटो एज ए कैश क्रॉप, और सीरियल भी है जो व्हीट क्रॉप है। तो इस तरह से हर एक क्रॉप को आप जैविक के अंतर्गत ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम और आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे इस वीडियोस को, यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में आप इसको भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को आप इन्फॉर्म करें, जानकारी दें। और स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हो तो स्टूडेंट्स भी इसको किसानों तक ले जाएं, जिससे कि जैविक खेती करते हुए एक अच्छा उत्पादन और अच्छी आमदनी ली जा सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।